ये देख रहे हैं आप रेड लाइन। ये वो रेड लाइन नहीं है जो आपको देखना था। आज हमने एक और प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया था, वो भी तगड़ा प्रोग्राम था, लेकिन 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक बड़ा धमाका कर दिया है। ये जो ख़त तहरीर किया गया, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हुकूमत जिसका इंतज़ामी बाजू जो है उसकी इंटरफेरेंस को हम कैसे डील करें। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आपने चूँकि ये फैसला कर दिया है कि जजेस जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथों परेशान हों तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ऐसे जजेस की रिमूवल जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी की हुई वो काबिल कबूल नहीं है। तो हमें बताइए कि हम पर जो दबाव आता है हम उसको कैसे टैकल करें। उसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा वाक़यात भी तहरीर किए। कुछ घिनौने वाक़यात हैं। एक जज साहब के घर के अंदर कैमरास निकले जिसके अंदर उनके ख़ानदान की प्राइवेट वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई थी। एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को उठा के ले गए, कहा कि उसको टॉर्चर किया गया। छोटी जुडिशरी से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तक उन्होंने वारदातें जो मुबैना तौर पर की जाती हैं उनको बज़रिया एनेक्डोट्स जो है वो डॉक्यूमेंट किया और कहा कि अब आपने हम पर रहम करना है और रहनुमाई करनी है हमारी। एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की भी बात है जो एक समझे कि बड़ा खैमा होगा। अगर वो कॉल किया गया तमाम जुडिशरी वहाँ पर मौजूद होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने ये ख़त लिखा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान और उनके ऑपरेटिव्स पर बिलवास्ता तौर पर बड़े संजीदा इल्ज़ामात लगे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ में इससे पहले इस स्केल का इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ कि जब 6 जजेस मिलकर ये ख़त लिख रहे हों और बता रहे हों कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑपरेटिव्स जो हैं वो क्या क्या करते हैं और उसके ऊपर अपना माई बाप कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट उससे बाकायदा रहनुमाई तलब कर रहे हों। हमारे पास शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जस्टिस रिटायर्ड मौजूद हैं। हमारे दूसरे दोस्त भी मौजूद हैं, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, हसनात मलिक, सोहेल रशीद, जुल्फ़िकार गुरमानी। इनसे हम ज़रा बाद में बात करेंगे। सिद्दीकी साहब से पहले ज़रा हम मामलात को तय कर लें, फिर सिद्दीकी साहब जो फरमाएंगे वो हम इस ख़त के हवाले से अपने पैनल के सामने रखेंगे। तो सिद्दीकी साहब ज़रा ये फरमाइएगा, इस ख़त में आपके केस का हवाला दिया गया, जो फ़र्क हमें इस ख़त में नज़र आता है और जो आपके बयान में हमें फ़र्क नज़र आता है वो ये कि आपने बयान जब दिया तो उसके अंदर आपने बताया कि किसने क्या क्या किया। इस खत के अंदर वाक़यात तो तहरीर किए गए हैं, जो इशारे हैं वो मुबहम हैं और कह दिया गया कि इसकी तहकीक की जाए, हमारी रहनुमाई की जाए। तो आपको लगता है कि ये वाक़तन बहुत बड़ा वाक़या है या ये यहीं पर ठंडा हो जाएगा? जी गो अहेड। जी तलत साहब, पहले तो बुनियादी चीज़ ये है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये लेटर लिखने का तो मुझे एटलीस्ट वजह नहीं समझ आई। अगर तो उन्होंने ये कंप्लेंट अपने चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के अगेंस्ट की है तो देन इट इज़ ए मैटर ऑफ विदिन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अदरवाइज तो ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ही लेटर जाना चाहिए था। अब ये देखने वाली बात यह है कि 75% ऑफ ए हाई कोर्ट जजेस कंप्लेंट अबाउट द इंटरफेरेंस, लेकिन उन्होंने जाहिर है उसके हवाले से कोई पर्सन्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं उनका हवाला नहीं दिया। अच्छा, अब ये भी जो जाहिर है कि ये जुर्रत और ये जो मतलब इस हवाले से मामला उन्होंने डिसाइड किया वो 22 मार्च 2024 का जो मेरे केस वाला फैसला है उस वक्त किया। तो मेरे केस में और इस केस में फ़र्क तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज एक मरतबा फिर मुझे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सुरखरू किया है कि मेरे जो स्टांस मैंने अकेले जो एक जंग लड़ी है इतना अरसा, उसकी सपोर्ट में मेरी जंग जीतने के बाद चले मेरी हाई कोर्ट से 6 जज साहबान भी शामिल हो गए। अब इसमें तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी कि इंटरफेरेंस होती है, हो रही है, और अगर इसको ना रोका गया और उसके हवाले से कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए गए तो ये मजीद चीज़ बढ़ती ही चली जाएगी। अगर उस वक्त 21 जुलाई 2018 के बाद
जब मैंने 22 जुलाई 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब को लेटर लिखा था कि मेरे इल्जामात के ऊपर एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें जो इसकी के हवाले से प्रोब करे, अगर ये काम उस वक्त हो जाता तो आज जाहिर है ये वाली सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती। अब 8 में से 6 जज साहिबान ने इतना बड़ा एक लेटर लिखा है, उसमें बड़े संगीन इल्जामात हैं और जाहिर है ये बहुत ही बड़ा एक वाकया है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में। मैंने जो किया था वो भी एक बड़ा वाकया था और फिर ये 22 मार्च 2024 वाला फैसला ये भी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि एसजेसी की प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड करार दिया गया है और मेलाफाइडी करार दिया गया है। तो अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इनमें से बहुत सारे जज साहिबान जो हैं उनके जो कैरियर्स हैं उनमें बहुत आपको चमक नज़र आई, उसके अंदर आपको बहुत तरक्की नज़र आई जब आपको हटाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उस वक्त से लेकर अब तक के जो कज़िये हैं उनमें से बाज़ रिपोर्टर्स जो हैं, जिनमें से चंद हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, ये रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई ख़ास एविडेंस हमारे सामने आया नहीं उस तमाम इंटरफेरेंस का जिसके आपने जिक्र किया था। तो एविडेंशरी वैल्यू जो है, यानी इन इल्ज़ामात को अब आपने साबित करना है कि किसने किसको उठाया, उसका नाम क्या था, वाक़या कब हुआ, कौन से फैसलों के ऊपर दबाव था। मेरे ख्याल में 2 फैसलों का उन्होंने जिक्र किया है बीच में, दबाव किसकी तरफ से आया और उसके नतीजे में आपने क्या फैसले तब्दील किए नहीं किए, ये मामला तो आएंगे ना जी सामने के नहीं? जी बिल्कुल आएंगे और ये आने चाहिए। ये देखें, कमीशन तो गवर्नमेंट भी बना सकती है इस लेटर के ऊपर इंक्वायरी कमीशन। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट खुद ये काम कर सकती है, इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोब इन कर सकती है। अच्छा, मैं अकेला था, देखें ये इसमें भी जो कुछ जज साहिबान जो इस सिग्नेटरी हैं इस लेटर के, वो उस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद थे, मौजूदा चीफ जस्टिस भी हाई कोर्ट में मौजूद थे और अतर मिनल्ला साहब जो मुझसे 3 साल तकरीबन जूनियर थे, वो जो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे मेरी रिमूवल के, वो भी मौजूद थे। लेकिन उस वक्त किसी ने भी मेरी साथ हमदर्दी का इजहार भी नहीं किया, कुजा ये कि वो कहते हैं हाँ जी वाकई जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अब वक्त में जाहिर है उनको एक इसमें से गुजारा है और उन्होंने खुद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देख ली हैं, बहुत सी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं, रिपोर्ट हो गई हैं, वो बहुत सी चीज़ों के खुद ऐनी शाहिद हैं। तो अब यकीनन उनकी राय वो बन गई है कि जो मेरे उस वर्जन को और मेरे स्टांस को सब्सटेंशिएट कर रही है। ओके, मैं अपना जो हक सवाल है वो मैं फिलहाल मौखर करता हूँ और मेरे जो कोलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई वुड आस्क देम फर्स्ट के अगर इनके पास एक सवाल है तो वो आपसे कर लें और उसके बाद हम आप को खुदा हाफिज कहेंगे। आई एम श्योर यू हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल, सो स्टार्टिंग विद यू वांट टू आस्क हिम समथिंग। जी हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि ये जो वाक़यात अभी हमारे सामने इस ख़त के ज़रिए हैं, ये भी तकरीबन उसी दौर के हैं जबकि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और जो है वो आमिर फारूक साहब जो हैं वो उसके बाद चीफ जस्टिस बने अतर मिनल्ला साहब के बाद। तो उस दौर के वाक़यात को अब मिला के और ये किस किस्म की इंक्वायरी आप जज साहबान चाह रहे हैं, क्योंकि फिर इसमें जो 2 मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए गए हैं उसमें एक पॉलिटिकल शख्सियत है, यानी इमरान खान साहब का एक केस है, उसमें एक जज साहब थे, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आया था। तो किस तरह से हम इसको देखें? I think we lost him there. जी go ahead. देखिए, में तो कोई शक नहीं है कि इफ यू रिकॉल कि एक वक्त पहले भी जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे तो एक वक्त उनको भी जाके मिला था और डेफिनेटली उस वक्त भी इसी किस्म की शिकायत की गई होंगी, लेकिन उस वक्त इस हवाले से कोई प्रोब करने की कोशिश नहीं की गई और ये वाक़यात ज़ाहिर है अचानक तो नहीं हुए और ये इस तरह का भी मामला नहीं है कि जो 18 सितंबर 2023 के से ऑनवर्ड शुरू हुआ, ये उससे पहले की हैं। लेकिन जाहिर है कि पहले रिपोर्ट भी हुए हैं, पहले पता भी था और बहुत सी चीज़ें
जो नीचे हो रही होती हैं वो ऊपर वालों को खुद पता होती हैं, उनकी बाज मामलात में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उस हवाले से मौजूद होती है, लेकिन जाहिर नहीं किया गया इससे पहले प्रोब, जो कि मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है जब एक इतने हाईएस्ट लेवल से एक रिपोर्ट आती है, आपको एक कंप्लेंट आती है, तो उस वक्त मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब को चाहिए था कि वो इस हवाले से कोई एक्शन लेते और कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देते, कोई कमीशन अपॉइंट कर देते, लेकिन नहीं हुआ। और जाहिर है अब ये अगेन एक चीज की गई है, और ये अगेन जो चीज की गई है ऑब्वियसली बाय सीकिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम द जजमेंट ऑफ 22 मार्च 2024। सुहेल, गो अहेड। सर मेरा एक सवाल ये आपसे कि आपके केस का जो भी फैसला आया है, आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाई हैं या रिव्यू में है, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? बात ही Okay, I think we have an audio problem with Siddiqui Saab. I'm sorry, Asnath, you may have to forego your right to ask a question. But thank you very much जी, आपने हमें ज्वाइन किया। लेट मी स्टार्ट विद यू अस्नाथ। सबसे पहला सवाल जो मैं हमेशा अपने दोस्तों से करता हूँ जो कवर कर रहे हैं, आपने एंटिसिपेट किया था कि इस किस्म का खत आने वाला है? कोई आपको कोई खबर, कोई इधर उधर से कोई स्मेल, कुछ ये कि ऐसा हो रहा है कुछ? जी बिल्कुल, हम ये चीज़ महसूस कर रहे थे, बल्कि मैंने 2-3 दिन पहले ये रिवील किया कि लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में एक जज साहब ने ये आवाज़ उठाई कि जी जो है जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होना ये वो, और फिर उन जजेस में आपस में तकरार हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक तरफ हैं और सारे जजेस एक तरफ हैं, वहाँ लावा पक रहा है, किसी टाइम पर भी कुछ हो सकता है। और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई चीज़ें तब्दील होंगी। ठीक है, तो अब ये क्लैरिटी के लिए, आवाम की और व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिवीजन इस वक्त क्या है? ये 6 जजेस एक तरफ हैं जी, दूसरी तरफ कौन से जजेस हैं? सिर्फ मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक है। और इस लेटर को जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर आमिर फारूक साहब आपको कैसे लगते हैं? मेरा ख्याल है कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे बनती है, क्योंकि ये सारे लेटर अगर देखें, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये लेटर लिखे गए हैं ज़्यादातर जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और जस्टिस आमिर फारूक यहाँ थे, उनको ये लेटर लिखे गए, वो इस हवाले से जो है वो कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बना सके, वो लीड कर रहे थे। उनको चाहिए था कि इस मामले में फुल कोर्ट बेंच बनाते, कंटेम्प्ट नोटिस, जिस तरह उनको सजेस्ट किया गया कि जी हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें, तो उन्हें करनी चाहिए थी। तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पोजीशन कंप्रोमाइज़ हुई है वो जस्टिस आमिर फारूक की हुई है। वो उनके बारे में तो आपको खबर थी कोई? जी, खबर इस आता थी कि 12 फरवरी 2024 यानी कि लास्ट मंथ की बात है, हाई कोर्ट के जजेस ने पहले अपने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था, ठीक, कि जी अब तो लोअर जुडिशरी में भी मुदाखलत शुरू हो गई है, तो हम आपके नोटिस में ये चीज़ लाना चाह रहे हैं, पहले भी लाए हैं, तो इस सारे मामले के ऊपर रिएक्ट किया जाए। लेकिन खामोशी थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद ये एक तवक्को की जा रही थी कि अब ये मामला, और इन्हीं 6 जजेस के हवाले से 5 जजेस ने उस वक्त लिखा था ये खत 12 फरवरी 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही, कि जी अब लोअर जुडिशरी में भी ये मामला हो रहा है। एक जज को अप्रोच किया गया है और उसने भी कंप्लेन की है, और आपके नोटिस में हम पहले भी लाए थे और हम आपको लिख रहे हैं कि इस मामले के ऊपर आप कुछ करें, क्योंकि इससे पहले लास्ट ईयर जब टेरियान वाला केस था, उससे ये सारा मामला जब स्टार्ट हुआ था, जिसमें कोर्ट भी किया गया है। एक जज साहब ने कहा था जी कि ये काबिल समात है, 2 ने कहा था काबिल समात नहीं है, फिर जज में इस खत में इल्जाम लगाया जिन 2 ने कहा था कि नहीं काबिल समात, उनके ऊपर उनके रिश्तेदारों के जरिए बहुत ज्यादा दबाव डाला, और एक को स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ा कि हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा। और उसके बाद जो जिन्होंने कहा था काबिल समात है वो तो चीफ जस्टिस खुद थे जी, और उन्होंने कहा था ये मैं बेंच ही तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जजमेंट जारी कर दी गई थी वेबसाइट के ऊपर, फिर उसको वहाँ से रिमूव भी करवाया गया, फिर ये बेंच तोड़ा गया। और ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये हमारे नोटिस में था कि वहाँ पर नया बेंच बनाने की कोशिश की गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस ने इनकार कर दिया था कि ये बेंच नहीं बन सका, ये मिसकंडक्ट होगा। उन्होंने कहा था ये मिसकंडक्ट होगा अगर हम इस बेंच में बैठेंगे, क्योंकि ये तो 2-1 से फैसला हो चुका है, और फैसला होने के बाद आप बेंच नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने कहा था हम तो इस बेंच में नहीं बैठेंगे, इसलिए ये बेंच दोबारा बन ही नहीं सकता था। तो ये लावा पका हुआ था, ब्लास्ट हो गया। तो ये ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट का लफ्ज़ वाकईतन ब्लास्ट है, ये क्या है ये? और ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है, ठीक है। एक्चुअली जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, मेरा ख्याल है कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जिस वक्त कहा था वो ज़्यादा रिवीलिंग था और बहुत ज़्यादा वो था। तलत साहब, जहाँ पर एक तरफ ये बात है कि इंटरफेरेंस, ये तो
हमें बहुत विजिबल थी, बहुत सारे जब पिछले उस दौर के अंदर और सारा कुछ हो रहा था। लेकिन बात ये है कि क्या सिर्फ से आपने ये क्या टेढ़ा मेढ़ा जुमला बोल के आपने इतने बड़े इशू को कि हमें पता था और ये बस, और उसके बाद आगे नहीं पिछले दौर के अंदर जो कुछ हो रहा था, यही है, उनका मुद्दा यही है एग्जैक्टली। एंड देयर कोटिंग एग्जांपल्स कि जज के घर में से कैमरा निकला, हमारे सिर्फ यही नहीं मसला, वीडियो रिकॉर्ड हुई उसकी। सर आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस का रेफरेंस जब चल रहा था तो जस्टिस खलील रहम थे जो हैं, उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया था कि जजेस के चैम्बर्स के अंदर माइक्स और इस तरह की वो लगी हुई है, उसको रिमूव करवाने के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों के दाखिलों के ऊपर पाबंदी का ऑर्डर जो है वो उन्होंने दिया था। सो उस वक्त भी एक बहुत बड़ी चीज थी। फिर ये सिर्फ कमाल था उनका, वो कह रहे थे यार अपना आपने लगा लिया तो माइक शेक वापस ले जाओ, वापस ले जाओ यार, काम का गलत आपने ठीक है। अच्छा नहीं, उसके बाद जुडिशियल ऑर्डर आया उसमें जो मेरा ख्याल है कि अभी भी इनफील्ड है। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई ना, अकाउंटेबिलिटी अब हो कैसे, ये एक मसला है। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जब फारिग की गई थी तो उस वक्त भी बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के ऊपर एलिगेशन था कि जजेस के फोन टैप किए जाते, ठीक, वो केसेस भी पड़े रहे और बहुत सारी टेपें और पता नहीं क्या कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी जो ऑडियो लीक्स होती रही हैं, अभी ऑडियो लीक्स होती रही हैं, किसी की फुप्पी का, किसी की ससु माँ का, एक तो ये इंटरफेरेंस है, लेकिन एक ये चीज भी है। अब आप ये देख लीजिए कि हम जिस केस की बात कर रहे हैं ना, टेरियन जेड वाला केस जो है, जो नॉन मेंटेनेबल करार दिया गया, फिर उसी से मुतालिक एक जज साहब के खिलाफ एक शिकायत भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवाई। नाम दे देना, अब सारे तो नाम सामने है। जस्टिस मोहसिन अख्तर की, ठीक है, क्यानी साहब के खिलाफ। अच्छा, क्यानी साहब के हवाले से क्या रेफरेंस है कुछ उसका? वो उसमें है उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से और बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स और बिलियंस ऑफ रुपीस का ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने लेटर में मेंशन है उसका, ठीक है, जिक्र किया गया, तो वो भी है। तो इस तरह से एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये भी एक आम तासुर है कि यार तलत साहब को वकील कर लेते हैं, तलत साहब के जरिए जमानत हो जाएगी। मतलब अगर मैं जज हूं अगर यानी आप तो सिर्फ वकील करने के बजाय जज कर लिया करो, मतलब पुरानी जो बात करते हैं जज कर लिया करो। मतलब ये भी तासुर है ना कि फलां वकील को लोग ये ना समझे ना कि तलत साहब की वजह से हो जाएगा, वो आपने नाम ऐसे ले लिया, फलां वकील की वजह से जो है वो रिलीफ मिल जाता है और फलां की वजह से नहीं मिलता है। अब वो उसकी क्या वजह हो सकती है, अब मैं तो इससे आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। ये सब यहाँ बैठे में ये इस बात को बताएंगे। लेकिन ऐसा कब होता है कि जजेस इकट्ठे हो जाएं 6 और अपनी माई बाप कोर्ट को कहें कि जी आपके पास हम मामला भेज रहे हैं, ये वाकयात हमारे साथ हो रहे हैं तसलसल के साथ। इसी खत के मुताबिक ये तीसरा वाकया है ना, और इसी खत के मुताबिक ये मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के नोटिस में भी 19 मई 2023 को लाया गया, जब वो इसमें मेरे ख्याल पैरा ई का आखिरी जुमला है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जब वो सीनियर प्यूनी जज थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इजाजुल एहसन से मिले थे और फिर इनको भी हमने बताया था ये हुआ था, और ये मेरे ख्याल में 5-6 जज ही मिले थे, ये मेंशन है इसके अंदर। अब मसला ये है कि तलत साहब इंक्वायरी कौन करेगा? क्या वो जुडिशरी जो कि एलिगेशन लगा रही वो खुद करेगी? ये सबसे फंडामेंटल पॉइंट ये है, ठीक है ना। और फिर ये कि उसका इंक्वायरी के बाद तरीकाकार क्या होगा, अंडर व्हाट लॉ एंड अथॉरिटी ये होगा। इधर ही रुक जाए, जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसके अंदर जिन इदारों को इन्वॉल्व किया गया है उन इदारों का ऑलरेडी मानना ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को पामाल किया जाता है उनकी तज़हीक करके। ये मामला अब सोशल ट्रोलिंग का नहीं है, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बाकायदा ख़त तहरीर करके इसको पब्लिक करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख दिया है। यानी तमाम की तमाम जुडिशरी फ्रॉम जुडिशल मजिस्ट्रेट राइट अप टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। दिस इज नॉट अ जोक। ब्रेक के बाद आते हैं, इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, दौरान वक्फा भी हमारी बहस जारी है। गुरमानी साहब शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब मामला सबसे पहले मैं ज़रा जस्टिस काजी फायज ईसा का हम उठा लेते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अभी तक कोर्ट चलाई है उसने तारीख रकम की है, इसमें कोई शक नहीं। जिस किस्म के मामलात को उन्होंने लपेटा है, निपटाया है, वो भी एक तारीख रकम की है। अब ये बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा गया तो उनके ऊपर कितना प्रेशर है। हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि करना कैसे उन्होंने, लेकिन उनको फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा ना। प्रेशर होगा सर। वो करीम सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे थे तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर यूं देखूं
कि आप पहले देखें कि जो होने वाले चीफ जस्टिस साहब थे एजाजुल हसन साहब, वो तो बगैर किसी वो चले गए, मतलब पहले से ही हमको पता था कि क्या होने वाला है। ठीक है। और उससे पहले भी जो रेफरेंसेस जिन जज साहबान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए उनके नताइज भी आपके सामने है कि उन्होंने इस्तीफे बाद में फिर वो सब। और दूसरा, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला आता है तो वह फैसला भी आता है उनके हक में आता है। तो ये कितना बड़ा लेगेसी कैरी करने के हवाले से होगा कि जी आपने तो शौकत सिद्दीकी साहब का ये फैसला किया, आपने भुट्टो का केस आपने ये किया, अपने जज का आपने ये एहतसाब किया, और साथ में एक जज साहब जो हैं वो मतलब चले गए और एक चीफ जस्टिस साहब, होने वाले चीफ जस्टिस साहब चले गए। तो अब ये आपके लिए एक और टेस्ट केस है। और ये टेस्ट केस वो है जिसके अंदर आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को, आईएसआई को आपने इन्वॉल्व किया। ये काजी फैज ईसा साहब उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि सर ये जो खत है ना, खत के ये जो जज साहबा ने खत लिखा है, तो आप ये मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी वो कह रहे हैं कि मुखातिब हुए, फिर जो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उमर अता बंदियाल साहब, वो कह रहे हैं कि हम उनसे भी मिले, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब थे वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ये तमाम जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो कह रहे हैं कि इन सारी शिकायतों से, रेफरेंसेस से जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब जिक्र कर रहे थे, उन सबसे पहले से वाकिफ़ हैं। तो ये एक हम यूँ कह लें कि जो जज साहबान जो पहले वो चले गए हैं तो उनको काउंटर करने के लिए भी एक हो सकता है कि जी आपने ये इतने फैसले कर लिए हैं। और जहाँ तक ये है कि खुफिया एजेंसीज़ का मामला है, या आप यूँ कह लें कि जी साबिक जो हम फैज़ अमीन साहब का नाम ले लेते हैं, तो उनको कितने मामलात में इन्वॉल्व किया है, वो टेस्ट केस ये नहीं है, ये काजी फैज़ ईसा साहब के लिए लेकिन ये ऑनगोइंग इंटरफेरेंस है मेरे ख्याल में। ये जनरल फैज एंड पोस्ट जनरल फैज सिस्टम की बात भी की जा रही है इसके अंदर। तो तमाम निज़ाम को उन्होंने मुर्दलजाम ठहराया, इंटेलिजेंस एजेंसीज को उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आईएसआई तो लिखा है मफरूजा ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन आईएसआई का नाम तो आईएसआई का नाम लिखा हुआ बीच में, वो मैंने नाम ले लिया। आईएसआई का नाम, इसके ऊपर वापस आइएगा। इसकी तशहीर जो है पीटीआई के अकाउंट से बहुत ज्यादा की गई और उनको फौरन 6 जजेस को जो है ना हीरोज करार दे दिया गया और हर तरफ से उनके ऊपर शावरिंग ऑफ प्रेज जो है। जो आपने पॉलिटिक्स की बात की, अभी जिक्र हुआ कि इसके अंदर पीछे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, ये क्या इसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगी कि इसको आप एक पॉलिटिकल कॉज के तौर पर ले रहे हैं और एक कैंपेन चल रही है? देखें, वो तो इफ्तिखार जोई साहब के दौर में भी हुआ था, सियासी जमातें थीं, सियासी जमातों के बगैर ये जज कुछ नहीं है, इनकी सपोर्ट नहीं होगी तो ये ज़ीरो हो जाएंगे वो बार और सियासी जमातें। ये अगर इनको इस मामले में सपोर्ट ना की तो इनकी कोई दादरसी, मेरा नहीं ख्याल जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, कुछ नहीं होगा। दूसरा मामला है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहाँ तो ये मामला जाना नहीं है, ये कमेटी है जो 3 जजेस की, सुप्रीम चीफ जस्टिस काजी फैज़, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको भी ये लेटर गया है। तो अब देखना है कि 184(3) में क्या वो इस पर सो मोटो लेते हैं और क्या वो इंक्वायरी का आर्डर करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर शौकत सिद्दीकी के केस में जो एलिगेशन थे उनकी इंक्वायरी अगर हो जाती तो मे बी ये जो लेटर है ये बाद में लिखा गया, मे बी ये लेटर ना लिखा जाता। तो उस वक्त जैसे काजी फैज़ ने भी जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, जो एलिगेशन उन्होंने लगाई जनरल फैज़ पे कि जो कुछ किया उस पर उन्होंने कोई नहीं कि इंक्वायरी अगर वो हो जाती शौकत सिद्दीकी साहब के जो इल्ज़ाम, इसमें लेटर में उन्होंने लिखा है वैसे कि जी आपने उनको तो रिस्टोर कर दिया, लेकिन किसने क्या किया से वो मुतालबा है, वो मुतालबा है, वो आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया। अच्छा, अब ये देखिए, एक चीज देखिए, जजेस नो द लॉ, ये उनके स्लीव्स में होता है, हम ये कहते हैं। जजेस खत लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो दायरा इख्तियार है वो तो किसी और तरह से, वो तो रिमूवल के हवाले से वो एक इंक्वायरी कमीशन के तौर के ऊपर उस वक्त होगा जब किसी जज की रिमूवल का जजेस के कंडक्ट को आपने रिफ्लेक्ट करना। अच्छा, अब इसमें अगर हम प्रेमा फेशियाई देखें कि क्या ये 6 जज साहबान जो हैं अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भिजवा रहे हैं to remove him. What does it look like? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ 6 जजेस ना का रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। अच्छा, अब वहां पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 2-3 चीजें हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन इसके अंदर कहीं ये डिमांड नहीं है कि उनको रिमूव किया जाए, ठीक है ना ही उनका अपनी तरफ से इम्प्लाइडली ये कहा गया है कि जनाब ये कन्वेंशन में तो बुलवाने की बात कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली, जो बात मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि हम जो मिस कर रहे हैं कि वो इंक्वायरी की बात तो कर नहीं रहे, वो कहते हैं जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं और उसमें से देखें कि बाकी हाई कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो कह रहे हैं कि कन्वेंशन बुलाएं और पहले आप बाकी हाई कोर्ट्स के जजों को मौका दें कि वो बताएं कि वो भी ऐसा ही एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट, देखें बात ये है कि ये कन्वेंशन बुला के एक जलसा करने की जरूरत है क्या? नो, आई डोंट थिंक कि भाई ये कोई इससे
कोई आउटकम निकलेगा। इसलिए आउटकम निकले उन्होंने एक जगह एक चीज प्रपोज की ना, सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये जज साहिबान है ना, जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है तो इनके पास मामला एडजुडिकेशन के लिए आता है और फिर ये बताते हैं कि हाँ ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर फलां क्या अडॉप्ट किया गया था कि नहीं किया गया था। हर जज को भी आप ये जैसे शौकत सिद्दीकी का यही कहना है जजमेंट का कि जनाब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो नहीं दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं फर्ज करता हूं कि किसी एक शख्स का ताल्लुक इंटेलिजेंस एजेंसी से है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन किसी शख्स के ऊपर नहीं है, IASI ऑपरेटिव्स। अच्छा, अब आप एक इदारे को जो है वो लाके खड़ा कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे कि जनाब कौन शख्स था, किस था। देखें, वो आपको बता, मेरा अपना मानना, जरा अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दें, मेरा अपना मानना ये है कि वो इस वजह से नहीं बता रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि जब इसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू होंगी, भले कन्वेंशन की सूरत में गुजारिश है ना, भले कन्वेंशन की सूरत में कैसे शुरू होगी, भले कन्वेंशन की सूरत में एक इकट्ठ हो, भले सुओ मोटो की प्रोसीडिंग्स हो, भले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हो, तो फिर ये सवाल जो है इंक्वायरी के अंदर आएगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कंप्लेंट भेजी जाती है ना, तो ये कंप्लेंट है, मवाद आ गया ना आपके पास। मेरा ख्याल है आप चीफ जस्टिस अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की शिकायत के ऊपर 184(3) में कैसे लगा दूं? एक मिनट, गो अहेड। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको अब एक वजाहत उनकी तरफ से आना जरूरी हो चुकी है और हालिया जो एक तरमीम हुई है जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में, वो उनको इजाज़त भी देती है, लो भी करती है कि वो अपनी वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि इस खत में ये कहा गया है कि जब मई 2023 में उनसे हमने ये मामला टेकअप किया तो उन्होंने वापस हमें बताया कि उनकी DGC से बात हो गई है और आइंदा ये मुदाखलत नहीं होगी। एक मामला तो तय हो गया जी, एक मामला तय हो गया कि इसके अंदर मवाद भले वो रेफरेंस है या नहीं है, लेकिन मवाद की नौयत इस किस्म की है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में एक किस्म का रेफरेंस की बुनियाद फराहम करता है। सर देखें, आप फिर एक और चीज़ भी ज़रा मेरे ख्याल में हमें देख लेनी चाहिए। हमें नहीं पता है कि एलिगेशन दुरुस्त हैं या गलत हैं, इसकी इंक्वायरी होगी SJC में, तो फिर ये जज साहिबान जो हैं, अगर इनके पास, ये भी देख लीजिए एक बात है कि अगर इनके पास वो प्रेमा फिशाई मवाद मौजूद ना हुआ जो अकाउंटेबल हेल्ड करे एक चीफ जस्टिस को, और ये अपने एलिगेशन वहाँ SJC में प्रूव ना कर सकें, तो फिर इन 6 जज साहिबान का क्या होगा? अच्छा, मैं इस सवाल को जरा और बढ़ा देता हूं। अभी तो हम फंसे हुए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या होगी, कन्वेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सुओ मोटो लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मैं दोबारा उस सवाल पे वापस आता हूं। ये इतना बड़ा धमाका है या बन गया है सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर कि जस्टिस काजी फायज ईसा को इससे अब वो इज्तनाब नहीं बरत सकते, उनको कुछ ना कुछ गैर मामूली तो करना होगा ताकि इसको टेकअप करें कि नहीं? जी तलक साहब, इसमें यह है ना कि आप अगर पार्लियामेंट के अंदर जाएं तो वो कहते हैं कि तमाम सियासी मसाइल का हल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से भी ऊपर की चीज़, जो रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि तमाम इदारों के लोग आके बैठें। ये जो हम देख रहे हैं कि जुडिशल कन्वेंशन, पहले तो ये तमाम चीफ जस्टिस साहबान को भी खत लिख रहे हैं, फिर तमाम जज साहबान को खत लिख रहे हैं, फिर साथ में करेंगे जुडिशल कन्वेंशन। तो इसका मकसद है कि वो भी यही डिमांड कर रहे हैं कि ये सिर्फ शौकत सिद्दीकी के मामले पेशू ख़त्म नहीं होगा, सारे केसेस, सारा मसला और सारे जो है ये मामलात लेके आएँ और जुडिशल कन्वेंशन के अंदर ये लेके आएँ ताकि ये स्क्रूटनी। कन्वेंशन की शक्ल क्या होगी, कहाँ पर होगा, उसकी प्रोसीडिंग्स की लीगल अहमियत क्या होगी, उसका कानूनी पैराया क्या होगा, मिलियन क्वेश्चन। लेकिन ये अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं। यही सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान इसको प्रोसीजरली टैकल करेंगे या सब्सटेंटिवली टैकल करेंगे? प्रोसीजर तो वो है जो हमने बता दिया कि जी आपके पास स्ट्रेट एंड नैरो, ये आपको सुओ मोटो है, ये आपका कन्वेंशन के मामलात है, ये आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। लेकिन चूंकि इतना बड़ा कौमी मामला बन गया है, तो क्या ये प्रोसीजरल अप्रोच लेंगे या वो कहेंगे कि धमाका हो गया, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट? इसके अंदर 6 जजेस का खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, जिसके अंदर उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज की ऑपरेटिव्स की जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, केस फिक्सिंग के अंदर, बेंचेस को बनाने बिगाड़ने में इंटरफेरेंस का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। ये भी बताया है कि जजेस की प्राइवेट ज़िंदगियों को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है, और अपनी माई बाप कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये कहा है कि हमें ज़रा गाइडलाइन फ्राहम करें। और ये भी बताया है कि पिछले चीफ जस्टिस उमर अंताब बंदयाल को उन्होंने बताया, एजाजुल हसन साहब जो रिटायर हो गए या चले गए उनको हमने बताया, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी हमने बताया, और अब हम बाकायदा ख़त के ज़रिए आपके सामने मामला लेके आ रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा, व्हाट विल ही डू? कल हम क्या सोचेंगे, कल कोर्ट के अंदर क्या हो रहा होगा? देखें, वो बड़े स्ट्रांग नर्व्स के आदमी हैं, वो इस चीज़ में मेरा नहीं ख्याल कि प्रेशर लेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आएगा दबाव। अब कमेटी है, वो अगर 2 जजेस जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर कहते हैं कि इस पे सो मोटो लेना है,
चीफ जस्टिस बेशक वो कहेंगे नहीं लेना, फिर भी सो मोटो हो जाएगा क्योंकि कमेटी मेजॉरिटी से फैसला करेगी। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि उनके हवाले से भी ये हम कह रहे थे कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके लिए बड़ा टेस्ट ये है कि जो इल्ज़ाम लगता है कि जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं हाई प्रोफाइल केसेस में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो खत्म होगी कि नहीं। लेकिन ये बड़ा अभी सिद्दीकी साहब ने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्या सूरत हाल होगी जिसके अंदर इन जज साहिबान को बुलाया जाएगा एनी शाहिद के तौर पर एविडेंस लेने के लिए? अच्छा, ये कोई हैरान कुन मामला नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद उसी कोर्ट के अंदर अपने जजेस के सामने अपना केस प्लीड कर चुके हैं। बिल्कुल। सो जज जो है वो सामने खड़े होकर बात कर, अनहोनी तो नहीं होगी जी। लेकिन ये 6 जज है, वो अकेला था। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आमिर फारूक साहब पे एक सवाल बनता है कि जब उनको बार बार ये बात बताई, लेटर लिखे गए, तो उन्होंने क्यों नहीं इस मामले पे कोई सदेबाब किया? सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन उन पे होता है। बाकी जो ये जिस तरीके से ये नरेट किए गए इंसिडेंट, मेरा ख्याल है एविडेंस तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर जो कैमरे किसी जज के घर लगाए गए हैं तो वो उन्होंने कहा कि हमने वो प्ले की है वीडियोस, वो मौजूद भी होगी उनके पास, या जो भी सारा कुछ चीजें होंगी। और मेरा ख्याल है कि ये तो फैक्ट है कि अगर कहां से एस्टैब्लिश होगा कि ये कैमरा कयूम सिद्दीकी ने लगाया या नहीं, देखें ये तो हम बात यार नाम तब्दील करें, वो लोग वाकिफन समझेंगे आपने लगाया और उसनाद ने लगाया खाम का, आप नाम तब्दील करें। मतलब कि ये आईएसआई ने लगाया, आईबी ने लगाया, नहीं देखिए वो मेरा ख्याल है कि मेन तलत साहब मकसद ये है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस ये भी तो हो सकता है उनमें अब मुखालिफ जज ने लगाया और ये फैसले देखिएगा इस पे। और जो केसेस इमरान खान के मुतलका जो नीचे लो जुडिशरी ने किए हैं, अब उसके बाद उनका क्या फेट होगा? ये फंडामेंटल पॉइंट है कि जब ऐसा मामला होता है तो उसके बाद फिर कहते हैं बाकी भी जान पकड़ते हैं जी का अब हो रहा है। और बहुत सारे केसेस छोटे लेवल के ऊपर फंसे हुए हैं, हमको पता है कि किस किस्म के वहां पे मामलात हैं। इनमें से मेरा तो बाकी जज भी बोले, मेरा तो कहना यही है कि अब बाकी जजेस भी अगर कोई किसी जगह पर फील कर रहा था तो वो बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है। और सनाद साहब ने बात की कि सो मोटो होता है, वो इररेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि मेरे ख्याल में 1-2 दिन में बरमार होने वाली है 184(3) के तहत पिटीशन इस पे इतनी ज़्यादा आ जाएंगी कि जी ये बड़ा मामला है, इसको टेकअप करें, वकला आ जाएंगे, दीगर लोग उठ के आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस में प्रोसीजर के तहत उनको तो फिक्स करना ही है, नहीं मुझे या आप कुछ इंटरेस्ट लगाएंगे, कुछ तो करेंगे, ये मामला जाने नहीं वाला। मैं तो जो है ना, जो मेरी रीडिंग है इस सारे खत को पढ़ने की जो है, उसके बाद ये इट्स ए कंप्लेंट अगेंस्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अदरवाइज जजेस इतने मासूम नहीं है कि वो एसजेसी को खत लिखें। लेकिन मेरी गुजारिश सुन ले, एसजेसी को खत लिखने के पीछे अगर ये मामला होता है तो आपको पता है कि चूंकि वो मासूम नहीं है और कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो फिर उसको डायरेक्टली वो नेविगेट करते चीफ जस्टिस की तरफ, वो उन्होंने नुक्ता बीच में डाला है। लेकिन लार्जर इशू भी तो रेज किया है ना, उन्होंने ये भी तो रेज किया है ना जी कि जो लोअर जुडिशरी है उसके साथ भी यही हो रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर काम नहीं किया, वो एक इशू है, बट द रियल इशू दैट इज नॉट द रियल इशू। तो साहब इसमें एक और चीज आप नोट करें कि एक जज उन्होंने इसमें नहीं है सिग्नेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो साइफर केस भी सुन रहे हैं। इसके अलावा भी देखें इन्होंने जिस तरीके से ये लेटर लिखा है, एक जज हालांकि वो इनके हम ख्याल हैं और वो नहीं है सिग्नेटरी, तो ये कार्ड लिखा होगा उससे मेरा ख्याल है एक चीज तय हो गई है ना कि कल जो समाअत होनी है साइफर की वो होगी, क्योंकि उसमें जो कि सिग्नेटरी नहीं है। दूसरी तो जस्टिस के हवाले से ऐसे इल्जाम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साइबर की समाअत होगी, वो कैसे करेंगे? आज क्यों नहीं हुई? आई एम वेरी ग्लैड आप सबसे, आज क्यों नहीं? अगर मैं आप सबसे सवाल पूछ पाऊं कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जज साहबान किसी ना किसी तरीके से अब इस मुतनाज़ा मामले के अंदर फंस चुके हैं, तो अब जब वो केसेस सुनेंगे क्या वो केसेस रुकने चाहिए? ये देखें ना, अब देखें ना, अब हर कोई जज वो कह रहे हैं कि हम पर दबाव है। सर एतमाद ही खत्म हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पब्लिक का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितने केसेस मौजूद हैं क्या वो चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? बिकॉज़ एवरीबॉडी, मैं वही कह रहा हूं कि एवरीबॉडी देखिए कोई भी फैसला आएगा, पनामा में भी इल्जाम लगा, केस तो चलता रहा, पनामा में इल्जाम लगा, लेकिन जजेस ने एक दूसरे पर तो इल्जाम नहीं लगाया, नहीं लगाया। देखिए वहां भी यही था कि शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्जाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे लगाया था कि जी उन्होंने कहा जी मैं जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, तो इल्जाम अपने चीफ जस्टिस पे लगाया था। लेकिन फर्क ये है कि ये 6 जज साहबान कह रहे हैं कि हम पर दबाव है, तो अगर आप पर दबाव है तो आपको क्या ये केसेस सुनने चाहिए? और दूसरा ये फरमा रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस को कहा कि उन्होंने काम नहीं किया, तो क्या चीफ जस्टिस को केसेस सुनने चाहिए? तो एक जज साहब जिसने साइन नहीं किया, सिर्फ वही बचते हैं जो इस तनाजे से बचे हुए, और उनके पास है साइफर वाला केस, तो शायद वही लगे। डिवीजन बेंच है वो भी। देखें मैं यही मैं कह रहा हूँ ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने ये खुद कह दिए कि फैसलों के हवाले से हम पे दबाव आता है। अब जब ये दबाव आता है और हम जैसे काजी फाइज ईसा और शौकत अजीज सिद्दीकी जितने बहादुर नहीं हैं,
हम ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं, उन्होंने कहा, मैं रिफ्रेश कर, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा ये कि हर जज को ऐसे बहादुर नहीं होना चाहिए और उनको ऐसे बहादुर नहीं बनना चाहिए, यानी मजबूर ना करें उनको ये करने के लिए। तो आप प्रोसीजर इसको तय करें। तो अब ये कैसे तय होगा ना, बात फिर वहीं पे आ जाएगी ना। तो एक तरह से कंप्लेनेंट हैं, तो कंप्लेनेंट हैं तो किसके खिलाफ हैं? अगर आईएसआई कटहरे के अंदर है तो आईएसआई एसजेसी के अंदर कैसे कटहरे के अंदर आ सकती है? आईएसआई के डीजी को रिमूव करने का फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो नहीं है, लेकिन बतौर विटनेस तो उनको बुला सकते हैं, इंक्वायरी की जा सकती है। इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी किसके खिलाफ करेंगे? मैं ये कह रहा हूं ना, ये आपका ये कहा है शौकत सिद्दीकी साहब वाले केस, मेरा तो ख्याल है मेरा तो ख्याल है कि ये टेक्निकलिटीज से निकल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस खत को ही आज खुद नोटिस के उसमें कन्वर्ट करें, लेकिन और पूरी फुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो इसको सुने। गुरमानी साहब आप बताइए, फरमाइए। कयूम साहब से ही एक मेरा सवाल बनता था ना तज्जिए की सूरत में कि शौकत सिद्दीकी साहब के फैसले के अंदर तो फैसला तो आ चुका कि ये जो चले गए यानी इनकी रिटायरमेंट या इनको बरतरफ करना वो गलत था, लेकिन फैज़ अमीन साहब वहाँ गए थे, धमकी दी थी, नहीं दी थी, उनको सज़ा होगी नहीं होगी, वो वहाँ पे तो कुछ नहीं है ना। वो तो हमें अभी तक का ये तो पता नहीं है कि वो आईएसआई या साबिक आईएसआई के चीफ ने कुछ ऐसा किया था या नहीं किया था। तो ये जो फैसले जो शुरू में हमने कहा कि काजी फायज ईसा साहब ने तमाम फैसले किए, अच्छे फैसले किए, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जिस तरह भुट्टो साहब के केस के अंदर फैसला तो अच्छा था लेकिन सज़ा का तयन कहीं पर नहीं था, वहाँ पर कोई पॉइंट्स नहीं थे कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो इस केस के अंदर भी ये चीज़ है, लेकिन मैं इसके अंदर कोई भी एक एक्यूज है। अभी देखें बात मसला पता क्या है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, वो ये हो रही है कि एज एन इदारा जो है ना एक्यूज किया जा रहा है। इदारा तो कोई जो है वो आके खड़ा नहीं हो सकता, वो कोई रिप्रेजेंट करेगा ना उसको, मतलब कि इस मौजूदा डीजीआईएसआई कईम साहब ये कैमरा बात तो सुन लेना मेरी जान, बात तो सुन ले कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो के ट्रायल को हम क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट बन सकती है? नहीं बन सकती है। हाँ, इंक्वायरी या एडवर्सोरियल नहीं, आप 184(3) के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो वो एडवर्सोरियल वो नहीं होती हैं प्रोसीडिंग, वो इंक्विजिटोरियल होती हैं। अब उसमें जो है जाके और फिर उसके बाद क्या सजेस्ट करती है, तो फिर अगर ट्रायल होना है किसी का या किसी को सजा देनी है तो ड्यू प्रोसेस लेके आपको कहीं मैं वैसे बसर एहतराम आपको बताऊं कि वरना फिर कहेंगे आपके आपको बताऊं जो नौयत है इस खत की वो किसी अच्छे या बुरे फैसले से मुतल्लिक नहीं है, वो किसी अच्छे या बुरे प्रोसीजर के हवाले से नहीं है, वो किसी फ़र्द के हवाले से नहीं है। जिस तरीके से ये ख़त तहरीर किया गया है उसने बताया ये है कि तमाम का तमाम जुडिशल निज़ाम जो है हमारे समेत 6 जजेस समेत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एलिगेशन, और एज इदारा रिस्पॉन्ड करे, एज इदारा रिस्पॉन्ड करे। आई थिंक ये जब हम फंस जाते हैं ना कि आप केस आप ये कहेंगे कि हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में वो गार्ड कर रहा हो और फिर वो फैसला दें? मतलब मुझे ये समझ नहीं आती है कि जज कह रहे जी मुझ पर बड़ा दबाव है। आप तो ओथ उठाते हैं कि बगैर किसी बिला रग़बत और रियायत और बिला खौफ और खतरा जो है मैं करूंगा। देखिए जज साहबान को फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन से फैसलों के अंदर उन्होंने दबाव कबूल किया और जब उन पर दबाव डाला जा रहा था तो उस वक्त आपने उस बंदे के साथ कैसा रिएक्ट किया, उसको आपने कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों नहीं जारी किया, और अगर आपने नहीं किया तो क्या आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जुर्म के मुर्तकिब नहीं थे? मैं यही कह रहा हूं कि ये खत जो है ये भुट्टो साहब के केस में तो सबने इंटरव्यूज के अंदर भी कहा ना कि हमने किया, और मौजूदा जो काजी फायज ईसा साहब हैं ये तो अपने जब जज साहब थे ऑनगोइंग, जी सर एविडेंस मैं ये कह रहा हूं सर, मेरा पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब ने किसी जज साहिबा को धमकी दी और वो ग्राउंड में खड़े होकर जलसे के अंदर वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुस्तफा नवाज खोखर साहब सेनेट के अंदर जाके कैमरा निकाल के वो पेश किया कि कैमरा लगे हुए हैं सेनेट के इलेक्शन के अंदर, और उसके बाद ये शेख जज साहबान तो वो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएंगे कि ये जो इल्जाम लगता है डिफरेंस ये है उसमें एक में एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था, दूसरे के अंदर एक पॉलिटिशियन ने वो कैमरा डिस्कवर किया था। इसके अंदर जज साहबान जो मुंसफीन हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाई जिस इदारे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुनियादी तौर पर वो किसी की गिरफ्त में है इल्जाम के तौर पर, लेकिन उनको साबित करना होगा ना। ये फैसला करेगा कौन कि मेरा भी इल्जाम वही है, हसनात साहब का भी वही है, हसनात साहब फंस जाते हैं तो मैं क्यों, तो ये सवाल तो उन्होंने उठा दिया ना, जज साहिबान ने ये सवाल तो उठा दिया कि जो ये सवाल उन्होंने अपने बारे में उठाया, दैट इज द डिफरेंस। ये मैं बता रहा हूं, वो किसी और के बारे में नहीं उठा रहे, अपने बारे में उठा रहे हैं, और आई हैव टू लीव इट देयर।
हमारा ख्याल ये है कि कल का जो मामला होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिस्पॉन्स विल बी स्पेक्टेकुलर। आई मीन ये बहुत बड़ा। देखें तलत साहब, मैं फिर एक दफ़ा फिर वही क्या, इन जज साहबान ने ख़त लिख के जो है ना, एक बिल्कुल इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी के अंदर अगर ये एलिगेशन साबित ना हुए तो फिर आपकी पूरी सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारिग होगी। सर मसला ये है कि यहाँ केस बनते सियासतदान के खिलाफ हैं, फंस उसमें अदलिया जाती है। 2018 में मियाँ साहब के खिलाफ केस बने और बात अरशद मलिक से होती शौकत सिद्दीकी साहब तक पहुंची। इस बार बने इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं, इमरान खान साहब नहीं पड़ते मामला। एक और बात भी आप जो है ना वो जरा नोट कर लें, वहां पे भी ये अपने जज के खिलाफ केस था, तो जज के खिलाफ ये करें। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी हिम्मत दिखाई है इन जजेस ने। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ माजी में भी और मुख्तलिफ हाई कोर्ट में मामला चलते रहे, ये भी चलाते रहते, तो ये ऐसी बात नहीं है कि अब हम इनको ही कटहरे में ला रहे हैं। कटहरे में वो लोग जो 70 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनको साबित करना होगा। तो जिसने इल्जाम लगाया उसको हम क्या करें? अब आप क्या प्रिजम्पशन? मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने इल्जाम लगाया अब बारे गिरा उन पर है कि उन्होंने साबित करना है। गाजी फैसल ने भी इल्जाम क्या वो लगाए थे कि जी मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ फैसला, वो कह रहे प्रोग्राम कट जाएगा। हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।